0। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, CNBC आवाज़ के हैंडल पर जाकर #आस्क लिखकर। हमारे साथ हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं क्विक रिकैप के साथ। हफ्ते की शुरुआत वॉलेटिलिटी के साथ हुई। कारोबार के शुरुआती दौर में बाजार पर दबाव देखने को मिला, लेकिन बाद में बाजार ने कमबैक करते हुए लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई। निफ्टी सेंसेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी लोअर लेवल से सुधर कर बंद हुआ। ओवरऑल मार्केट का एक्शन कैसा रहा, समझते हैं रक्षा रावत से। रक्षा बताएं। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था और मार्केट की एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन वहां से काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी आईटी शेयर्स के दम पर बाजार ने दिखाई। और अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजार लगभग हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी की एक फ्लैट क्लोजिंग, लेकिन बैंक निफ्टी करीब 90 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज एक फ्लैट कारोबार देखने को मिला, लेकिन निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर भी प्ले आउट होती हुई नजर आई। आज की सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर पिक्चर जो है फ्राइडे के मुकाबले काफ़ी खराब है, लेकिन अगर सुबह की बात की जाए तो पिक्चर काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छे से मार्केट ने खुद को रिकवरी दिखाई है। अगर बात करेंगे आईटी तो आज का हीरो ऑफ द डे रहा। इसके अलावा PSU बैंक और बैंकिंग, फाइनेंशियल, ये सारे स्टॉक्स थे। ऑटो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लेकिन रियलिटी, FMCG, मेटल, फार्मा यहाँ पर मुनाफा वसूली नजर आई। इंडिया विक्स यहाँ पर जंप देखने को मिला, लेकिन फिर भी एक कंफर्टेबल लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है। आज के कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट रख लेते हैं। यहाँ पर सारे ही आईटी काउंटर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। अगर आज के लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रासिम, टाटा स्टील, नेस्ले और इंटरग्लोब एविएशन, हालांकि जो क्रूड ओपन हुआ है वहां से यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। FMCG में भी आज मुनाफा वसूली तगड़ी देखने को मिली। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। तो ये रही तमाम अपडेट और संस्थागत निवेशकों के आंकड़े अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। FIs ने बिकवाली की 3062 करोड़ की, DSE खरीदारी हुई 2171 करोड़ की। अब आउटलुक लेते हैं अगले सेशन का। मानस बताए क्या व्यू रहेगा इंडेक्स लेवल पर? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, आज मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ने ही 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव लगता है। स्पेशली निफ्टी जब तक 24,000 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक हर गिरावट में खरीदारी करेंगे और 24,500 के आपको टारगेट सेट करके चल रहे हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, ये जब तक 57,400 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड यहाँ पर भी पॉजिटिव बना रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्द 58,900 को ब्रेक करके 59,000 की तरफ बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो दोनों ही इंडाइसेस के ट्रेंड पॉजिटिव है और डिप पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? तो देखिए, पहला रिकमेंडेशन बजाज ऑटो का है, जहां पर इंटरडे चार्ट पे इनवर्स रेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो बजाज ऑटो में 10,240 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 10,700 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बजाज ऑटो में। दूसरा रिकमेंडेशन टाटा एल्क्सी में है। टाटा एल्क्सी ने, अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक बॉटम बना लिया है 3600 के आसपास। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो टाटा एल्क्सी में खरीदारी करेंगे। 3,765 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करेंगे। 3,975 3,975 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए जहां आप पोजीशंस बना सकते हैं। टाटा एल्क्सी में खरीदारी करने की सलाह है और 3765 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट रखें 3975 का। और बजाज ऑटो में भी खरीदारी की सलाह है 10,700 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस 10,240 का आपको मेंटेन करना होगा। अच्छा, क्वेरीज लें उससे पहले बात करेंगे LTI माइंट्री की। नंबर्स आए हैं आईटी सर्विसेज कंपनी LTM के और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू तिमाही आधार पर 2.8% ग्रो होकर 11,608 करोड़ रहा है, लेकिन डॉलर टर्म में ये लगभग फ्लैट रहा है। तो वहीं मुनाफा करीब 6% तक बढ़ा है। कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है LTM के CFO विपुल चंद्रा। विपुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले अगर अर्निंग्स हाइलाइट्स की बात करें तो आपने कहा है कि Q2 से डिलेड डील्स अब आगे बढ़ रही हैं। क्या आप बता सकते हैं कि FY27 की जो अनुमानित ग्रोथ है उसमें कितना हिस्सा इन डील्स के रैंप अप पर निर्भर कर रहा है और कितना हिस्सा नई बुकिंग से आने की उम्मीद है? और जहाँ तक सवाल है ग्रोथ का, हमने क्लियर किया था कि हमारे ग्रोथ में जो हमारे मेजर सेगमेंट्स हैं वो दोनों सेगमेंट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी, दोनों ने सीक्वेंशियल बेसिस पे 3% से ऊपर का ग्रोथ दिखाया है और आगे के लिए भी उनका डिमांड आउटलुक अभी अच्छा दिख रहा है।
जहां तक सवाल है इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स का रैंप अप का, वो अभी इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि जो बाजार में मेमोरी चिप्स और कंप्यूटर चिप्स वगैरह के जो प्राइसेस बढ़े हुए हैं वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएंगे, तो उसके बाद में उसमें रैंप अप तेजी से आएगा। उसके पहले भी हम अपनी तरफ से रैंप अप उसका बढ़ा रहे हैं इस क्वार्टर में, जैसे हमने बताया था कि इस क्वार्टर से रैंप अप आना शुरू होगा। पर अगर आप देखें तो उसमें हमारे टोटल रेवेन्यू में इंडिया और मिडिल ईस्ट का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं है। सो एक क्वार्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक सडन ड्रॉप उसमें अफेक्ट ला सकता है, बट रैंप अप के हिसाब से देखा जाए तो जब तक हमारी बाकी के जो मेजर सेगमेंट्स हैं अगर वो इसी तेजी से ग्रो करते रहेंगे, तो हमने जो अपना ग्रोथ का टारगेट बताया था पहले भी कि लास्ट ईयर का हमारा जो 6% का ग्रोथ है, हम उसको बेस बना के उसके ऊपर आगे इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे, वो बहुत पॉसिबल है। और क्वार्टर 2 से हमारा इन इंडिया प्रोजेक्ट्स में भी रैंप अप आना शुरू होना चाहिए। अगर बीच में थोड़ा ये चिप्स की कंडीशन बेटर हो जाती है प्राइसेस की, तो रैंप अप में और तेजी आ सकती है। अच्छा, साथ ही मिस्टर चंद्रा, कंपनी ने जो एंथ्रोपिक के साथ करार किया है, आपकी पार्टनरशिप कैसे काम करती है एंथ्रोपिक के साथ और बिजनेस मॉडल क्या है एग्जैक्टली? ये पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है, और हम इस पार्टनरशिप के अंदर एंथ्रोपिक के जो एआई मॉडल्स और उनका जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम अपने काम करने के तरीके में और अपने प्लेटफॉर्म्स के साथ में इंटीग्रेट करके उसमें हमारे अपने इंजीनियर्स की कैपेबिलिटीज को डेवलप करेंगे। तो हमने अपना एक क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी उसके लिए बनाया है, और हमने AI 1000 इनिशिएटिव जो अपना लॉन्च किया है उसमें भी हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपनी वर्कफोर्स में से 1000 इंजीनियर्स जो AI में ऑलरेडी काफी अडेप्ट हैं और जिनको हम आगे और ट्रेन करके फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स के फॉर्म में बना सकते हैं। ये दोनों इनिशिएटिव्स आपस में टाइड अप हैं, बिकॉज फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स के लिए जो आजकल के AI मॉडल्स हैं उनकी जानकारी और उनको यूज करने का तरीका बहुत अच्छे से आना चाहिए। आगे जाके डिपेंडिंग अपॉन जिस तरह की कस्टमर डील्स आती हैं उसमें अगर कहीं रीसेलिंग की जरूरत पड़ती है तो ये पार्टनरशिप में हम वो भी कर सकते हैं, और अगर कहीं वैसे ही हमारे को जाके कस्टमर के लिए कोई AI एजेंट्स इंप्लीमेंट करने हैं, उनका प्रोसेस ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें भी हम इन मॉडल्स को यूज करके उनके लिए वो काम कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया मिस्टर चंद्रा आने के लिए, क्विकली कमेंट्स करने के लिए अर्निंग्स पर। गुड लक आपको आगे के क्वार्टर्स के लिए। क्विकली एक व्यू भी ले लेते हैं LTM पर, क्या राय रहेगी मानस? नंबर्स मैनेजमेंट को भी आपने सुना, 41-24 पर बंद हुआ आज के सेशन में। और देखिए पिछले 2 हफ्ते में हमने करीब 3600 से रैली देखी है। पैटर्न्स अच्छे लगते हैं, लेकिन एक हर्डल है 4300 पे। एक बार 4300 जहां पर 20 वीक मूविंग एवरेज है, उसको स्टॉक ब्रेक कर लेता है तो फिर 4700 तक की रैली देखने को मिलेगी। अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो, और 3890 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ओके, बात करते हैं व्यूअर्स के साथ। पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं विजय कुमार तिवारी लखनऊ से अपना सवाल पूछने के लिए। विजय नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार। ये हमारे पास 2 शेयर हैं, एक फेडरल बैंक है 35 शेयर 132 के रेट से, और दूसरा मदरसन है 60 शेयर 48 के रेट से। तो इसमें जानकारी करना था, कभी क्या करना है इसमें। तो आपके पास 2 शेयर है, दोनों आपकी इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्गर टर्म के लिए? ये हमारे पास 2-2.5 साल पहले को जो फंड हमारा बचा हुआ था, तो हमारे एडवाइजर ने कहा था कि अगर आप ये जो बचा हुआ पैसा इसमें डाल दो, तो हमने लगा दिया। ओके, फेडरल बैंक 132 की खरीदारी है, मदरसन 48 की, क्या सजेशन मानस? देखिए अभी तक के पैटर्न्स तो पॉजिटिव लगते हैं। हालांकि फेडरल बैंक में एक बड़ी रैली हमने ऑलरेडी देखी है। सबसे पहला काम करना है, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए 314 का। अगर 314 के नीचे जाए तो आपको फेडरल बैंक से निकलना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं। 335 के ऊपर सस्टेन करेगा तो शायद 385 तक की रैली फेडरल बैंक दिखा देगा। मदरसन की जहां तक बात है, देखिए मदरसन में करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन करेक्शन में स्टॉक ने 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया है। ये यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी बेहतरीन लगते हैं। करीब 1 साल का टाइम फ्रेम रखें, 124 का स्टॉप लॉस लगा लें और 195 की टारगेट सेट कर लें। ओके, अगले व्यूअर से बात करते हैं। भगवान मुंबई से कनेक्टेड हैं। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू मैम। मानस जी, मेरे पास 2 शेयर हैं,
एक है BSE जो मैंने 2150 में खरीदे हुए हैं और वो नीचे कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है, अभी कुछ ने मतलब ऊपर नहीं जा रहा है। दूसरा वही है कि अभी नेशनल NSE का इश्यू आ रहा है, तो NSE का इश्यू से इसके प्राइस में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? और दूसरा मेरे पास KEC इंटरनेशनल है जो मैंने 650 में एवरेज लिए हुए हैं 300 शेयर, उसके क्रेडेंशियल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट इज गोइंग सो डाउन, समझ में नहीं आ रहा है। अब जरा एनलाइटन करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। ओके, तो सवाल इनका BSE पर है, 2150 की बाइंग है, ऑल दो कंफर्टेबल हैं अपनी पोजीशन के साथ क्योंकि अच्छे मुनाफे में है, बट स्टिल इन्होंने क्योंकि हायर प्रॉफिट्स भी देखे हैं तो इसीलिए थोड़े चिंतित हैं। और प्लस जैसे इन्होंने मेंशन किया कि NSE के IPO का भी कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या या इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पर रहेगा क्या, बताएं मानस। तो देखिए BSE की जहां तक बात है, BSE में हमने करेक्शन देखा है पिछले 2-3 हफ्ते में, और ध्यान रखें उससे पहले एक बड़ी रैली स्टॉक दिखा चुका है। आई थिंक यहाँ पर 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। आपके पास जो पोजीशन है उसमें 3590 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 3590 के नीचे जाएगा तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। अगर ऐसा नहीं होता है और कंसोलिडेशन के बाद 4100 रुपए के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 45 तक की रैली देखने को मिलेगी। बट अभी के लिए जिस तरह के पैटर्न है उस हिसाब से तो आपकी अप्रोच कॉशियस रहनी चाहिए और आपको जरूर से 3590 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। KEC इंटरनेशनल के ट्रेंड नेगेटिव लगता है। जब भी बाउंस बैक देखने को मिलता है तो KEC 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आई थिंक यहाँ पर कभी बाउंस बैक मिले 530 से 540 की रेंज में तो वहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी 600 के ऊपर ही करनी है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए आपकी पोजीशंस पर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर के साथ, और हमारे साथ हैं अब सवाल पूछने के लिए अक्षय शाह, और ये हमारे साथ कोल्हापुर से कनेक्टेड हैं। अक्षय नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, गुड इवनिंग मानस जी। मेरे पास हेडलबर्ग सीमेंट है 250 शेयर 185 रुपए से, क्या मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ? ओके, क्या करना चाहिए? हेडलबर्ग सीमेंट 185 की बाइंग 28 रुपए नीचे है, होल्ड कर सकते हैं क्या? देखिए अभी तक का स्ट्रक्चर तो बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है, और अगर स्टॉक को पॉजिटिव होना है तो 170 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं केवल इतना बोलूंगा कि अगर आपके पास पोजीशन है तो 144 के नीचे जरूर से स्टॉप लॉस लगाए। अगर 144 के लेवल ब्रेक हो तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। अगर 170 के ऊपर निकल गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो शायद आपके जो बाइंग प्राइस है वो आ जाएंगे 185 से 190 की रेंज। लेकिन अभी के लिए 144 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। ओके, होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस आपको रिकमेंड किया गया है, उसको लगाएं और अपनी इस पोजीशन को होल्ड रखें। अश्वनी है अगले व्यूअर हमारे साथ नई दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। अश्वनी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। तो मैम मेरे पास मैक्सडॉक के 15 शेयर्स हैं, 2499 में परचेजिंग है, तो मेरे को होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? और मेरे पास गोल्ड का भी है 100 शेयर 121 पे परचेजिंग है उसका, और सिल्वर का है 221 पे 100 शेयर, तो क्या करना चाहिए मेरे को? एक बार अपनी होल्डिंग्स दोबारा बताएंगे आप? एक तो मैक्सडॉक है और मैक्सडॉक को 2499 का परचेजिंग है, 15 शेयर्स है मेरे पास, और गोल्ड है 100, गोल्ड का ETF 121 का परचेजिंग है। माफी चाहेंगे, ETF पर तो आपकी राय नहीं दे पाएंगे हम, आपके गोल्ड से मैक्सडॉक पे दे देना प्लीज। हाँ, मैक्सडॉक पे जरूर दे देते हैं। 2499 की आपकी बाइंग है, 15 शेयर से 2402 पर बंद हुआ। महाराज क्या करें? देखिए पिछले अगर हम 3 हफ्ते देखें तो स्टॉक लगातार 2800 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हालांकि मेरा व्यू ये है कि स्टॉक में यहाँ से शायद बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पॉजिटिव तभी होगा जब 2800 का लेवल ब्रेक होगा, उसके ऊपर स्टॉक निकलेगा। तो आपके पास जो पोजीशन है उसमें 2250 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ मिलेगी 2800 रुपए के ऊपर, और अगर 2800 रुपए के ऊपर निकला तो शायद आपको 3200 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए 20। ओके, होल्ड करने की सलाह है 2250 के स्टॉप लॉस के साथ। अगले व्यूअर महेंद्र हैं सहारनपुर से सवाल पूछने के लिए। महेंद्र नमस्कार, पूछिए सवाल। महेंद्र पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार मानस जी, मेरे को ये पूछना था कि मेरे पास बजाज फाइनेंस के 60 शेयर है 900 के रेट से, और 6 महीने में इसको होल्ड कर सकता हूँ, इसका भविष्य बता दीजिए, क्या करना चाहिए? ओके,
बजाज फाइनेंस 900 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू 122 रुपए का फायदा फिलहाल। तो देखिए बिल्कुल स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लगा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम 1 से डेढ़ साल का टाइम फ्रेम रखें तो मेरा समझना है कि 850 रुपए के टारगेट से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ऊपर की तरफ 1300 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 1 साल में बजाज फाइनेंस टेस्ट कर सकते ओके, अभिषेक चौधरी हैं पुणे से। अभिषेक नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी जी, गुड इवनिंग मैडम। मैंने बीडीएल के शेयर्स लिए हुए 70 शेयर्स है एट 1357, बट मेरा जो ये है वो शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 मंथ्स के लिए, एंड अभी आई थिंक कुछ 1300 रुपए चल रहा है, तो क्या करना चाहिए उसमें? ओके, 1357 की आपकी बाइंग है। भारत डायनेमिक्स 1302 पर बंद हुआ। आपका होराइजन क्या है वैसे इसमें? 2-3 मंथ्स का है। ओके, 2-3 मंथ्स का व्यू है, क्या सजेशन? जी देखिए पिछले 4 मंथ से स्टॉक 1500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो जब तक 1500 का आंकड़ा ब्रेक नहीं होगा स्ट्रेंथ नहीं आएगी स्टॉक में। आपके पास जो पोजीशन है और जो आपने 3 मंथ के हिसाब से लिए है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो टाइम फ्रेम में बढ़ाएं, 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखें, 1100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि मेरा समझना है कि शायद बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका जो टाइम है वो 3 ही महीने का रखना चाहते हैं आप, तो आप 1200 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। हालांकि मैं अभी तक बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ, स्ट्रेंथ केवल 1500 रुपए के ऊपर ही देखने को। ओके, तो ये राय रही आपके लिए भारत डायनामिक्स पर, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगले व्यूअर से बात करते हैं और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अगले व्यूअर कनेक्टेड हैं, राजाराम शाह कोलकाता से। राजाराम जी नमस्कार, पूछिए सवाल। चलिए इनके फोन लाइन डिस्कनेक्ट होगी, इनका सवाल ले लेते हैं। 2400 शेयर्स है इनके पास सुबेक्स के 37 रुपए 45 पैसे के भाव पर, लंबी अवधि का व्यू है। सुबेक्स के चार्ट्स में नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, तो देखिए सुबेक्स की जहां तक बात है, मेरे को 13 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पिछले करीब अगर हम पिछले 3-4 मंथ की बात करें तो यहाँ पर रैली देखने को मिली है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि स्ट्रेंथ स्टॉक में तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 15 रुपए 50 पैसे 15 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकलेगा। अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म चार्ट है वहां पर इनवर्स रेजिस्टेंस पैटर्न का ब्रेकआउट है। 1100 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। अगर 15 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकलेगा तो 19 रुपए या 20 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। ओके, कार्तिक से बात करेंगे, अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए मुंबई से। कार्तिक नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मेरे पास टोटल 25 शेयर्स है CDSL के 1522.68 के हिसाब से, तो मुझे बाय और करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, बहुत टाइम से। CDSL, वैसे आपका व्यू कितने समय का, कितने समय रख सकते हैं? और मैं और चाहिए तो मतलब जब से लिया हूँ ना तब से माइनस में ही जा रहा है, इसके लिए। ओके, क्या करें? माइनस 1522 की बाइंग है CDSL में। तो देखिए आप कहीं ना कहीं स्टॉक में कुछ रिवर्सल के साइन है। अगर आप देखें वीकली चार्ट पे तो स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। 1400 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको भी ब्रेक किया है। मेरा समझना है कि पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 1290 1290 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। ऊपर की तरफ 1700 1750 तक के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 मंथ में पॉसिबल। ओके, अगले व्यूअर से कनेक्ट करते हैं। सचिन है दिल्ली से। सचिन नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। IGL बताएं IGL में किस लेवल। हाँ, पूछिए अपना सवाल। IGL में मैंने एक्चुअली 1 ईयर पहले लिया था, तो तो अभी मुझे इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा उसमें बहुत लॉस हो रहा है, तो उसमें निकलना चाहिए, रुकना चाहिए? मैं बता रही हूँ क्यों। IGL के स्टॉक मैंने खरीदे थे 1000 स्टॉक खरीदे थे 225 के भाव पे। 225 की बाइंग IGL में 153 पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान तो काफी है डेफिनेटली। हाँ। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए IGL पर। देखिए IGL का ट्रेंड नेगेटिव है। मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले, बाउंस बैक मिले 160 165 की रेंज में, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना ही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी और वापस खरीदारी करें। अगर 180 रुपए के ऊपर निकल जाए
तो आप वापस से एंट्री करें, क्योंकि अगर 180 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो फिर शायद 200-205 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। लेकिन अभी तक का व्यू नेगेटिव है, इसलिए उछाल पे, बाउंस बैक पे लॉन्ग पोजीशन से निकलना ही बेहतर रहेगा। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए आईजीएल पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी, और इनफैक्ट जब लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से भी करेंगे कनेक्ट। हमारे साथ ऑलरेडी बने हुए हैं, चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबी आवाज, हमारे साथ मानस बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक सवाल क्विकली लेते हैं। सुरेंद्र सिंह ने सवाल भेजा है, टाटा एलेक्सी पर 200 शेयर्स हैं और जानना चाहते हैं स्टॉक में क्या करें। मानस, क्या राय रहेगी? टाटा एलेक्सी फोकस में भी रहेगा, अर्निंग्स भी आएंगे, नंबर्स मिक्स्ड एक्सपेक्टेड हैं, बट क्या सजेशन? तो देखिए, अभी मैंने रिकमेंडेशन भी इस पे दिया है, बाय रिकमेंडेशन दिया है, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मेरी राय में अभी भी बने रहना चाहिए, क्योंकि आई थिंक स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है 3600 रुपए के आसपास। लेकिन मीडियम टर्म के लिए कंफर्मेशन तभी आएगा जब 4400 रुपए 4400 के ऊपर निकलेगा। अगर 4400 के ऊपर निकल गया तो फिर शायद आपको 5500 5600 तक की रैली देखने को मिलेगी। लेकिन आई थिंक इस बार स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिए, आपने पहले स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो 3500 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये राय रही आपके लिए टाटा एलेक्सी पर। और क्विकली एक सवाल और लेते हैं। सचिन हटकर का एक सवाल है, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। इन्फोसिस 91 शेयर्स हैं, 1251 रुपए की इनकी बाइंग है, और एक है एनटीपीसी ग्रीन 300 शेयर्स हैं, 120 रुपए की इनकी बाइंग है। दोनों पर क्या सलाह रहेगी लंबी अवधि के लिए? तो देखिए, इन्फी में बने रहे हैं आप, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आईटी स्टॉक्स चार्ट्स पे बॉटम बना रहे हैं और इन्फी भी उन्हीं में से एक है। आई थिंक यहाँ पर 950 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। कंफर्मेशन मीडियम टर्म के लिए आएगा, बुलिश कंफर्मेशन 1200 रुपए के ऊपर, लेकिन अगर 1200 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 1450 तक के प्राइस इनकी दिखा सकता है। एनटीपीसी ग्रीन की जहां तक बात है, यहाँ पर अभी भी बहुत अनसर्टेन है, चार्ट्स क्लियर दिखते नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कभी भी कोई बाउंस बैक मिले 104 105 के आसपास तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना ही बेहतर रहेगा। मनिल का एक सवाल है, एनटीपीसी पर 200 शेयर्स है, 365 पर लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें? तो देखिए, एनटीपीसी में भी मेरा समझना है कि बहुत क्लियरिटी नहीं है चार्ट्स पे। यहाँ पर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, कभी बाउंस बैक मिले 375 के आसपास तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकले। फ्रेश खरीदारी वापस करेंगे अगर 400 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा स्टॉक। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। और इसके अलावा एक रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी इनका सवाल है, 100 शेयर्स 1317 की पाएंगे। यहाँ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। एक डिस्क्लोजर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से कि सीएनबी आवाज चैनल आप देख रहे हैं, इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है, क्या राय? तभी देखने को मिलेगी जब 1400 के ऊपर रिलायंस निकलेगा, बट अभी के लिए क्योंकि एक बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है लगातार पिछले करीब 2-3 मंथ से, तो आप पोजीशन को होल्ड करें, 1250 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन स्ट्रेंथ 1400 के ऊपर ही देखने को मिलेगी।
ओके, और सवाल लेते हैं। एक सवाल हमें पंकज प्रकाश ने भेजा है सिलीगुड़ी से। 10,000 शेयर है सुजलॉन के, 57 का बाइंग है। मानस, तो देखिए सुजलॉन में अगर आपके पास पोजीशन है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। टाइम फ्रेम बड़ा रखें, करीब 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम के हिसाब से पोजीशन को होल्ड करें। 44 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। अगर स्टॉक 60 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और उसके बाद आपको 75 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए सुजलॉन एनर्जी पर। नीलेश का एक सवाल है, ये भी ले लेते हैं। और एक सवाल इन्होंने भेजा है नासिक से लौरा स्लैब्स पर 1440 की बाइंग है, 1000 शेयर्स हैं। तो देखिए अब नया टारगेट देना थोड़ा सा मुश्किल है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन क्योंकि बहुत क्लियर चार्ट दिखते हैं, हाई टॉप्स हाई बॉटम्स बन रहे हैं, तो टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करते रहे और पोजीशन में बने रहे। अभी के लिए 1400 पे स्टॉप लॉस लगा के रखे। अगर ये 1550 1560 के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो फिर आपको शायद 1700 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, महादेव हैं एक व्यूअर हमारे साथ हैदराबाद से, फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। इनसे बातचीत करते हैं। इनके पास एसआरएफ का शेयर है, इनफैक्ट इनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। 52 शेयर्स हैं एसआरएफ के, 1840 की बाइंग है और लंबी अवधि का व्यू है इनका। फिलहाल तो 900 रुपये से ज़्यादा का फायदा इनको हो रहा है, ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ का। क्या करना चाहिए मानस? देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो एसआरएफ में अभी भी बने रहना चाहिए। यहाँ पर आपको 2350 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। टाइम फ्रेम बड़ा रखें, करीब 6 से 9 मंथ का। अपने टारगेट आपको 3250 के सेट करने हैं, लेकिन अगर 3250 का आंकड़ा ब्रेक हुआ तो 3600 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए एसआरएफ पर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 2741 पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे शो में। शो को समेटने का वक्त हुआ है। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट रहेगा आपकी तरफ से? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन हो सकती है। ओके, शुक्रिया मानस शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।